Let us discuss the problem number 1.108 of Irudov. इसमें दिया गया है कि small body is placed on the top of a smooth sphere of radius r. एक smooth sphere है ये से इसके टॉप पे यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसकी रेडियस दी गई है से r. Then the sphere is imparted a constant acceleration omega naught in horizontal direction and the body begins sliding down. तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बॉडी है, इसको इधर में एक्सेलेरेशन ओमेगा नॉट से मूव कराऊँ तो वी कैन फील इजली कि ड्यू टू इनर्शिया पहले यही रहना चाहेगा, इस फिर इधर बढ़ेगा तो ये इस पर स्लाइड करेगा. तो स्लाइड करते करते एक पोजीशन आएगी जहाँ इससे कॉन्ट्रैक्ट छूट भी जाएगा. एक बड़ी वैसी ही प्रॉब्लम पॉपुलर प्रॉब्लम है, एक सिंपल केस है जैसे फिर फिक्स रहता है, एक पार्टिकल यहाँ से जेंटली पुश करते हैं तो वो भी आगे आके कहीं एंगल सर्टेन एंगल पर ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देता है. तो उसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करके बनाया गया है कि स्फीयर पे वो एक्सेलेरेशन दे दिया गया है और उस केस में पूछा जा रहा है कि पार्टिकल जब इस यहाँ पर रखा हुआ पार्टिकल स्लिप करने लगेगा तो कहीं कहीं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेगा, अब आगे क्वेश्चन क्लियर है, उसी पूछा गया कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने पे ही. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव टू द स्फीयर एट द मोमेंट ऑफ ब्रेक ऑफ. यानी पार्टिकल जहाँ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेगा इससे उस जगह स्फीयर के रिस्पेक्ट में, स्फीयर के रिलेटिव यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, स्फीयर पे ही कोई ऑब्जर्वर बैठा हो तो उसको इसके छूटते समय, इससे अलग होते समय क्या स्पीड क्या वेलोसिटी की वैल्यू फील होगी. यानी इस बैठे हुए ऑब्जर्वर को जो स्फीयर बैठा है ये किस वेलोसिटी से अलग होता हुआ फील होगा ये बताना है. और अगला पार्ट इसमें है कि उस एंगल की वैल्यू बतानी है. वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड द रेडियस वेक्टर. वर्टिकल और ये रेडियस वेक्टर जहाँ छूटेगा वहाँ पे पार्टिकल के रेडियस वेक्टर वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा वो बताना है. किस केस में उसे निकालना है, जब ओमेगा नॉट की वैल्यू जी है, यानी ये जिस एक्सेलरेशन से हम लोग चला रहे हैं उसकी एक वैल्यू ले लेंगे जी, और उस केस के लिए इसकी जहाँ पे ब्रेक ऑफ करेगा अलग होगा उस पोजीशन के लिए एंगल की वैल्यू निकालनी है. तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है, कहीं भी पार्टिकल को एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ता है किसी सरफेस को तो छोड़ते समय उसका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट अलग होने का मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मीन्स यहाँ आपस में एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे. तो छोड़ने की सिंपल कंडीशन होती है सरफेस छोड़ने की कि नॉर्मल रिएक्शन शुड बिकम ज़ीरो. तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में जिस समय थीटा एंगल मूव कर जाए तो वी शुड ट्राई टू फाइंड हियर नॉर्मल रिएक्शन और उसे फिर हम इक्वल टू ज़ीरो कर दें या पहले ज़ीरो मान लें और ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इस पर यहाँ लॉ ऑफ मोशन लगा के थीटा और वेलोसिटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. बट यहाँ व्हाट इज द प्रॉब्लम कि इस स्फीयर में एक एक्सेलेरेशन दिया हुआ है. तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकॉल करेंगे, जब भी कोई ऑब्जर्वर खुद एक्सेलेरेट करे तो उसे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहते हैं. और उसके रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट पर जो रियल फोर्सेस हैं, रियल फोर्सेस एक्चुअल में जो लग रहे हैं, उनसे एडिशनल एक फोर्स मानते हैं जिसे कहते हैं सूडो फोर्स, एफ सूडो. सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जो ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन होता है मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल. तो अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन स्फीयर को ऑब्जर्वर मान लें ओमेगा नॉट है तो इस पर जो सूडो फोर्स लगाएंगे पार्टिकल पर मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. लेकिन ये फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, जिधर ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन है उससे उल्टे डायरेक्शन में. अगर ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो इसको इस पार्टिकल पर इस पर लगने वाले रियल फोर्सेस से एक्स्ट्रा एक फोर्स और फील होगा जिसे हम सूडो फोर्स कहेंगे. किधर फील होगा, इसके एक्सेलेरेशन के अपोजिट. उसकी वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ दिस पार्टिकल
उसमें ऑब्जर्वर के मास का कोई यूज़ नहीं होगा। मास ऑफ दिस पार्टिकल जिसका मोशन ऑब्जर्व करने जा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इस पर बाकी फोर्स क्या है, mg है। बाकी फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसके मोशन को एनालाइज करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय जब सूडो फोर्स लगा देंगे तो बार बार इसके मोशन को हम लोग नहीं दिखाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको ऐसे एनालाइज करते हैं एज इफ अब इसमें कोई मोशन नहीं है, देर इज नो मोशन, देर इज नो मोशन इन द स्फीयर। इसको फॉरगेट अबाउट इट्स मोशन, इसमें कोई मोशन नहीं है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होता रहेगा। अब जो कुछ हमें इस पार्टिकल में फील होना है वो इस पार्टिकल के, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट फील होना है, यानी स्फीयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन कब, जब इस पर एक सूडो फोर्स भी लगा देंगे इन एडिशन टू रियल फोर्स। रियल फोर्स क्या है, mg और नॉर्मल रिएक्शन। तो प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो जाएगी कि यहाँ पार्टिकल पहले यहाँ था, सूडो फोर्स तो हर समय वही है, कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऑब्जर्वर का दिया हुआ क्वेश्चन में। एक तरह से ये भी कांस्टेंट फोर्स हो गया, mg कांस्टेंट हो गया, नॉर्मल केवल बदलता रहेगा जगह जगह। तो अब पहले अपने ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि अब इसकी छोड़ने की कंडीशन क्या है। छोड़ने की कंडीशन ये होगी कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो अगर है तो इस पर दो फोर्स बचे यहाँ, mg और ये p जो सूडो फोर्स है। अब इनको रिलेट कैसे करें, तो इसका और इसका इस सेंटर के लॉन्ग कंपोनेंट लें, उससे क्या होगा, उससे हमें सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा, राइट। तो उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ, पहले मैं यहाँ से करता हूँ। इस सिचुएशन में सपोज ये थीटा एंगल पे आ चुका है और यही नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया है। तो इस समय इस पर सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस लिखते हैं, वो होगा एंगल थीटा हो जाएगा तो mg cos थीटा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये p का cos 90 माइनस थीटा करेगा साइन थीटा, तो ये माइनस p साइन थीटा बाहर हो जाएगा, p साइन थीटा, mg cos थीटा अंदर हो गया। तो नेक्स्ट फोर्स टूवर्ड सेंटर हो गया इतना। इसको मैंने इसके बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वी नो दैट वी स्क्वायर बाई आर, ये एक्सेलेरेशन होता है टूवर्ड सेंटर। फोर्सेस कुछ भी लगे, दिस इज द एक्सेलेरेशन। तो ये जो मैं वेलोसिटी यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये वेलोसिटी वो है जब मैंने सूडो फोर्स इस पर माना हुआ है। तो सूडो फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जर्वर जो कुछ भी देखेगा वही इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी। यानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो स्फीयर पे बैठा है इसकी जो इसमें वेलोसिटी है उसे अगर वी आर कहा जाए, तो इसी पार्ट के, इसी ऑब्जर्वर को इसका सेंटर की ओर क्या एक्सेलरेशन फील होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस पर नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इतना mv स्क्वायर बाई आर अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल है कितना है, इतना। कौन ऐसा फील कर रहा है, दिस ऑब्जर्वर, जो कि वास्तव में नॉन इनिशियल ऑब्जर्वर है। लेकिन बार बार उस बात को नहीं सोचेंगे, नहीं कन्फ्यूजन होता रहेगा। इसके अकॉर्डिंग ये फोर्सेस हो गए, इसके अकॉर्डिंग सेंटर की तरफ इसका इतना एक्सेलरेशन और इनटू मास, यानी सेंटर की तरफ इतना फोर्स अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल फोर्स क्या है, ये है। इनको इक्वेट कर दिया। हमारा पर्पज है थीटा और बी आर निकालना। तो एक इक्वेशन हमें और लेनी पड़ेगी। वो इक्वेशन एनर्जी, वर्क एनर्जी से आएगी। कैसे, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ से यहाँ तक के मोशन में इस पर तीन फोर्सेस थे, P, mg और n। n इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। पार्टिकल इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, स्फीयर के रिस्पेक्ट में ऐसे स्लिप कर रहा है, ऐसे। इसकी वेलोसिटी हमेशा नॉर्मल से 90 डिग्री पे है। तो ऐसे फोर्सेस जो वेलोसिटी के 90 डिग्री पे हो, दे नेवर परफॉर्म एनी वर्क। तो नॉर्मल का कोई वर्क होगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन में ये हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट फोर्स, दैट इज सूडो फोर्स लगा हुआ है, उसका वर्क कैसे निकालेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक के मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले लें, यानी p के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट होएगा r साइन थीटा इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग। तो इस p का वर्क हो गया पी आर साइन थीटा, और ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ले लें। वो कैसे निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये टोटल आर है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट यानी ये पार्ट कितना बचा, आर 1 माइनस कॉस थीटा, उसको एम जी मल्टीप्लाई कर दिया, एम जी इंटू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, केपटी का वर्क हो गया या पी का वर्क हो गया। दिस इज द टोटल वर्क एंड एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम दिस शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये सब कौन कह रहा है, ये ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर फिर जो काइनेटिक एनर्जी रिकॉर्ड करेगा वो इसके बराबर आनी चाहिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी रिकॉर्ड करेगा दैट शुड बी इक्वल टू m/2 इंटू इसके रिलेटिव में इसकी स्पीड का स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर बाई 2। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दोनों से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पी की वैल्यू कहाँ से आएगी, पी इज एम ओमेगा नॉट, राइट। तो ओमेगा नॉट इस क्वेश्चन में दे दिया गया है जी के बराबर। तो पहले इन दोनों से, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 से अगर सॉल्व करें तो वी आर की वैल्यू ये आती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वैल्यू पी की किसी भी वैल्यू के लिए आ रही है, यानी ओमेगा नॉट यहाँ कुछ भी हो। इनफैक्ट 1 और 2 को सॉल्व करने में मैंने कहीं भी ओमेगा नॉट को जी माना नहीं। अगर इसको सीरियसली देखा जाए तो पी का एक्सप्रेशन इसमें एलिमिनेट हो जाता है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन कि स्फीयर को किसी भी एक्सेलरेशन से चलाया जाए हॉरिजॉन्टली, जिस समय ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो स्फीयर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड इतनी ही आएगी हर समय, राइट। तो क्या ये जो स्फीयर नहीं चल रहा होगा तब भी यही आएगी, यस। इसको ये तो और इजी है चेक करना, यू कैन वेरीफाई। स्फीयर के फिक्स रहने पर जब यहाँ से जेंटली पुश करते हैं तो जिस समय ये अलग होता है, बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है, ये हाइट आती है r/3 इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स। तो आसानी से हम यहाँ स्पीड एनर्जी कंजर्वेशन से प्रूव कर लेंगे, राइट। अब अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू जी रख दी जाए तो उस केस में फिर वी आर ये रखते हुए, ओमेगा नॉट ये जी रखते हुए, जब हम लोग थीटा निकालेंगे किसी इक्वेशन से, चाहे इससे निकाल लें या फर्स्ट से निकाल लें, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी ये। अब इनफैक्ट इसको सॉल्व करना भी एक ट्रिक है इसमें। कुछ लोग इसमें स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, बट आई विल सजेस्ट इसको हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म आ जाएगी। इससे एडवांटेज ये होगा कि हमारा थीटा प्लस 45 कॉस इनवर्स आ जाएगा। ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकलता है, अदरवाइज यही हम छोड़ देंगे आंसर को। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये वैल्यू आ जाती है इसकी इनवर्स की, और थीटा अप्रॉक्सीमेटली 17 डिग्री आ जाता है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है, वंस हमने सूडो फोर्स लगा दिया, अब इसका मोशन बार बार हम लोग नहीं दिखाएंगे स्फीयर का, इसके एक्सेलरेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। और इस फोर्स लगाने के बाद इसमें जो भी वर्क एनर्जी थ्योरम से इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड ये स्फीयर फील करेगा, स्फीयर का ऑब्जर्वर फील करेगा। और फिर जो सर्कुलर मोशन में हम लोग लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इनटू मास यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सारे कॉन्सेप्ट उसी तरह से लगाए जाएंगे जैसे नॉर्मल केस में लगाते हैं, बट सूडो फोर्स भी यूज़ किया जाएगा। सूडो फोर्स यूज़ करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी फिर सूडो फोर्स की इन्फ्लुएंस वाली होगी, यानी स्फीयर के रिस्पेक्ट वाली होगी, और वही हमें पूछा गया है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन मुझे लगा वो ये है कि ये जो रिलेटिव स्पीड आई है अलग होते समय, वो इस सूडो फोर्स की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। इसमें ओमेगा नॉट का कोई रोल नहीं है, राइट। बट थीटा की एक्चुअल वैल्यू में ओमेगा नॉट का रोल है। अगर ओमेगा नॉट जी की बजाय कुछ और होता तो ये इक्वेशन कुछ और बनती है। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम फॉर जी एडवांस। इसमें सूडो फोर्स का केवल इतना, जिसको वैसे इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग मोस्टली, बट अगर नहीं ध्यान रखें सूडो फोर्स इज सिंपल आल्सो, लेकिन सिंपल तब लगेगा जब उसको बार बार ऑब्जर्वर को मूविंग दिमाग से हटा दें, एज इफ स्फीयर हमारा मूव नहीं कर रहा है। स्फीयर के अकॉर्डिंग, स्फीयर के रिस्पेक्ट में स्फीयर को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया इस ऑब्जर्वर से, उसको लगेगा कि इस पर दो फोर्सेस हैं, बाहर से mg और p, एन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है,
और क्यूबर्ट की एनर्जी थ्योरम, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए वो सारा एक साथ लगा देंगे इन नॉर्मल केस के तरीके से। और कॉन्टेक्ट छोड़ने के समय नॉर्मल रिएक्शन जीरो।